Hi everyone, my name is Professor Nilesh Anandwani. I welcome you in my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. As you know that since from 5 to 6 days, I am teaching a biotechnology chapter which is the 11th number chapter from the 12th standard CBSE, that is biotechnology process and you can say principles. And in this topic, I am going to teach you rDNA technology, that's called genetic engineering step by step. Okay, since from all this lecture I have taught you all this you can say topic. At the beginning I taught you introduction to the biotechnology. Second lecture I conducted basically on principles of biotechnology. Then I taught you restriction endonuclease in detail, plasmid means cloning vector in detail. Then I taught you basically gene transfer mechanism, jumping genes, etc, etc. Then we discussed polymerase chain reaction and electrophoresis also. Today, as you have understood all these things in detail, today I am going to teach you rDNA technology step by step in detail. Let's start. तो आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इतने दिनों से मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस चैप्टर के ऊपर काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, और इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप सब देख सकते हो वीडियोस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये कुछ स्टेप्स है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, हम इनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। मैं सभी स्टेप को आपको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी आज क्यों सीख रहे हैं, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी वेयर आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट, वी आर लर्निंग अबाउट recombinant DNA technology and recombinant DNA technology is also known as a genetic engineering, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब हम चलते हैं, हम जिस चीज को हम प्रोड्यूस करने वाले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख इंसुलिन। Insulin is nothing but the hormone which is produced by our pancreas. Yes, pancreas is a leaf-like gland in our body which is considered as a half endocrine gland and half exocrine gland. And this pancreas produces insulin hormone. This insulin hormone basically involved in maintenance of blood sugar level from high to normal. So जब हमारी blood sugar level मतलब हमारे ब्लड में शुगर की लेवल जब बढ़ जाती है तो उसे हाई से लेकर नॉर्मल करना ये इंसुलिन का काम होता है। लेकिन इन केस अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है तो जितना इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उतनी तो शुगर डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन एक्स्ट्रा जो शुगर होती है हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगी, और वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो ब्लड में घूमती रहेगी जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। सिंपल लॉजिकल है। और डायबिटीज का बेसिकली ऑप्शन जो होते हैं वो तो वी हैव टू अवॉइड द शुगरी सब्सटेंस, वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल एज कंपेयर टू द अदर पीपल इन द हाउस, एंड व्हेन शुगर लेवल बिकम्स टू हाई लाइक 400 अबव 500 अबव, देन वी हैव टू टेक इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हमें इंसुलिन का डोज इंजेक्शन लेनी पड़ती है। लेकिन इतने करोड़ों लोगों के देश में, करोड़ों लोगों की दुनिया में इतने सारे लोग डायबिटिक पेशेंट है, तो उन लोगों के लिए इंसुलिन कहां से आए? सबसे पहले जो इंसुलिन था वो ओंटारियो यूनिवर्सिटी में दो साइंटिस्टों ने बनाया था, बेस्ट और बेंटिंग नाम था उनका। उन्होंने डॉग का पेंक्रिया, डॉग में से पेंक्रिया निकाली थी और उस पेंक्रिया में से इंसुलिन प्रोड्यूस किया था उन्होंने। और वो जो इंसुलिन उन्होंने बनाया था वो उन्होंने ह्यूमन के ऊपर ट्राई किया और बाय लकीली इट वाज वर्किंग। ह्यूमन के अंदर वो लकीली काम भी करने लग गया। लेकिन अगर आप सोचो कि हर बार अगर हम डॉग में से पेंक्रिया में से इंसुलिन प्रोड्यूस करें तो पॉसिबल नहीं। वो टाइम में शायद ठीक था, वो टाइम में होता था क्योंकि उस टाइम में डायबिटिक के इतने पेशेंट नहीं थे। लेकिन आज अगर देखें तो डायबिटिक के काफी पेशेंट हैं। ठीक है, डायबिटिक के अगर रेशियो देखें तो काफी सारे पेशेंट है। हमारे इंडिया में ही देख लो, इतने सारे पेशेंट है। तो इनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? इनके लिए हमारे पास ऑप्शन है इंसुलिन, बट फ्रॉम नॉट फ्रॉम डॉग पेंक्रिया बट फ्रॉम आउटसाइड। और वो भी इंसुलिन ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिले और कम से कम टाइम में प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो वो टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम इकोलाई बैक्टीरिया में से ह्यूमन का इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस, कंफ्यूज हो रहे हैं आप? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को ये मतलब ये चीज प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये पॉसिबल है क्या? तो ये है, बायोटेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है। हमें क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर डीएनए। मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूं, पहले 2 मिनट वेट कीजिए। सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो की थी वो ह्यूमन इंसुलिन के लिए की थी, और ह्यूमन इंसुलिन को जनरली हम कहते हैं ह्यूमोलिन। ह्यूमोलिन मीन्स ह्यूमन प्लस इंसुलिन, दैट इज ह्यूमोलिन। सो फर्स्ट टाइम RDNA technologically product was made, that was insulin, in the year 1981 to 1982. एक कंपनी थी, there was one company called Genentech company. Genentech कंपनी ने बेसिकली लाइसेंस लिया हुआ था। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था इंसुलिन प्रिपेयर करने का, और फिर उन्होंने सेलिंग करने के लिए एक कंपनी को बेचा हुआ था, और वो कंपनी थी इली लिली एंड कंपनी। तो आपको बहुत सी बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि विच वाज द फर्स्ट कंपनी who got the license for selling the insulin product or human insulin product or first RDNA technological insulin product, that was called Eli Lilly and Company. So Eli Lilly and Company ये पहली कंपनी थी दुनिया में, अमेरिकन बेस्ड कंपनी, जिन्होंने इंसुलिन को सेल करने के लिए लाइसेंस लिया हुआ था फ्रॉम द जेनेटेक इन एसोसिएशन विद द जेनेटेक। तो हम देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अब पहले मैं आपको एक ओरली बेसिकली बता देता हूं। अगर हमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना है तो हमें सबसे पहले, अगर हमें बैक्टीरिया के अंदर से इंसुलिन प्रोड्यूस करना है तो हमें जीन्स कहां से लेनी पड़ेगी? जीन्स ह्यूमन के अंदर में से लेनी पड़ेगी। सो वी हैव टू टेक द पेंक्रियास सेल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मींस आइसोलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल। डोनर, हु इज अ डोनर? वी आर डोनर। कौन है डोनर? हम है डोनर। तो हम हमारी बॉडी में से, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जब करते हैं तब ह्यूमन बीइंग के पेंक्रिया में से बीटा सेल सेलेक्ट करेंगे और उस बीटा सेल्स का डीएनए हम रिमूव करेंगे। सो ये हो गया आइसोलेशन ऑफ डोनर डीएनए। ठीक है, तो डोनर का डीएनए हमने आइसोलेट मतलब फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आती है कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बाय आरएनए। जो डीएनए में ह्यूमन का डीएनए मिल जाता है, हम उस डीएनए को कट करेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करती है। हम स्पेसिफिक पॉइंट क्यों कट कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो जीन्स है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी। कौन सी जीन? इंसुलिन जीन, जिसे हम कहेंगे डिजायर्ड जीन, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। सो इट विल बी कॉल्ड डिजायर्ड जीन, आल्सो कॉल्ड इंटरेस्टेड जीन। देन कटिंग ऑफ अ वेक्टर एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय आरएनए। फिर हम बाद में क्या करेंगे? हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज एंजाइम के मदद से हम बेसिकली वेक्टर को कट करेंगे। वेक्टर क्या हुआ? एक ऐसा प्लाज्मिड है, जिस प्लाज्मिड को हम स्पेसिफिकली कट करेंगे, ऐसे से शेप में कट करेंगे जिस शेप में हमने एंजाइम को हमने बेसिकली इंटरेस्टेड जीन को कट किया हुआ था। तो हम इंटरेस्टेड जीन और प्लाज्मिड को सेम वैसे ही कट करेंगे और इंटरेस्टेड जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर देंगे और उनसे ज्वाइंट कर देंगे बाय यूज ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। और जब ये प्रॉपर्ली पैक हो जाएगी, प्रॉपर्ली ये बन जाएगी, तब हम क्या करेंगे? तब हम ट्रांसफर कर देंगे इस रिकॉम्बिनेंट को। रिकॉम्बिनेंट क्या हो जाएगा? देखिए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इनटू होस्ट। अभी रिकॉम्बिनेंट क्या है? अवर इंटरेस्टेड जीन means gene which we have got it from the donor DNA, that will be called interested gene. And second, vector means our plasmid. So interested gene plus vector means plasmid, it will be called as a recombinant. Then we will transfer this recombinant into the host cell. हम recombinant को host cell के अंदर डाल देंगे। फिर क्या होगा? culturing and obtaining foreign gene product. foreign gene मतलब बाहर से आई हुई जीन। हम यहाँ पे कौन से होस्ट को यूज कर रहे हैं? हम होस्ट को यूज कर रहे हैं वो है इकोला बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम इकोला बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे। कल्चर करेंगे मतलब
बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे और फिर उसमें से फॉरेन जीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। हमारा जीन कौन सा था? इंसुलिन। तो हम प्रोडक्ट कौन सा प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन। ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और ये जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। जब टेस्टिंग में हमें पता चलता है कि ये इंसुलिन प्रॉपरली काम कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब मान लो अगर आपको दही बनानी है अपनी फैमिली के लिए तो आप 1 ग्लास दूध में थोड़ा बहुत 1 टेबलस्पून कर्ड दही ऐड कर दोगे, फिर मॉर्निंग में वो पूरा ग्लास दही का बन जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इट्स ओके, आई मीन टू से फॉर योर फैमिली, फॉर द 4 to 5 पीपल। बट अगर आपको पूरे कंट्री को, पूरी दुनिया को अगर कर्ड खिलानी है तो आपको बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी ना, और आपको लार्ज स्केल में कर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम वे इतने सारे करोड़ों पेशेंटों को इंसुलिन प्रोवाइड करने के लिए आप स्मॉल स्केल में नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? लार्ज स्केल में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड large scale production of insulin by rDNA technology by using bioreactor, or you can say fermenter, by the process called fermentation. So let's start the topic called recombinant DNA technology step by step. ठीक है, चलिए हम देखते हैं recombinant DNA technology step by step. So first step we are going to discuss, that is isolation of genetic material from donor DNA. Okay, so we are moving towards step number 1. We are moving towards step number 1. Isolation of genetic material from donor DNA. So who is a donor DNA? Actually our topic is about human insulin production. ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन। तो हमारा जो डोनर होगा यहाँ पे डीएनए होगा, वो डीएनए कौन होगा? ह्यूमन में से लेके। लेकिन मान लो इन केस कंसिडर करो, अगर आपके पास बैक्टीरिया में से अगर आपको डीएनए निकालना है, अगर आपको प्लांट में से डीएनए निकालना है, और या तो अगर आपको फंजाई में से डीएनए निकालना है, तो आप डीएनए कैसे निकालोगे? दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द प्लांट सेल, एंड दिस इज फंगल सेल, एंड दिस इज डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज डीएनए ऑफ प्लांट, एंड दिस इज डीएनए ऑफ fungi. We know that bacterial DNA is present inside the cell, and where there is a cell wall is present, cell membrane is present, then cytoplasm, and then DNA. In plant cell there is a cell wall, there is a cell membrane, internal compartment, etc., etc. In fungi there is a pseudo cell wall is present, which is made by chitin. Okay, so plant cell wall, bacteria में भी cell wall है, plant में भी cell wall है, fungi में भी yes pseudo cell wall है। तो अगर पहले एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें इंसुलिन प्रोडक्शन करना पड़ा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्यों? मैं आपको इंसुलिन प्रोडक्शन ही सिखा रहा हूं, नो डाउट, लेकिन हमारे सीबीएसई बुक में डायरेक्टली इंसुलिन को एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। हमारे सीबीएसई में ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास बैक्टीरिया है तो उसका डीएनए कैसे निकालोगे, प्लांट है तो उसका डीएनए कैसे निकालोगे, फंजाई है तो उसका डीएनए कैसे निकालोगे। ये चीज 2 मिनट में समझ लीजिए, उसके बाद हम इंसुलिन के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग? I will only and only focus on the human insulin production, but in our CBSE we have given, suppose we have a bacteria, plant and fungi, and we wanted to remove the DNA. So how we will be able to get the DNA? Now it is very clear that if we want DNA, we have to break the plant, bacterial cell, plant cell and fungi cell. But to break them separately, we have to give them particular treatment. So हम कौन सी ट्रीटमेंट देंगे इनको? We will give a enzyme treatment to all of them. हम इन सबको एंजाइम से ब्रेक करेंगे. Now to break the bacterial cell, we will use a enzyme called lysozyme. For the plant, we will use a plant is a different as compared to the, you can say, bacterial cell. So for the plant we will use cellulase enzyme, because cell wall of plant is almost made by cellulose, starch
pectin, lignin, etc. And for the fungus, we will use chitinase enzyme. Okay, so now we know that lysozyme, when it will react with the cell wall of bacteria, cell membrane of bacteria, it will break this cell wall and DNA will be separate. When cellulase enzyme will bind with the bacterial cell wall and cell membrane, it will break this cell membrane and cell wall. DNA will be separate. And when chitinase enzyme will bind with the cell wall and cell membrane of fungi, it will also break down. Okay, so likewise cellulase, likewise pectinase, likewise you can say lysozyme. By using of this enzyme, we can get DNA from bacterial, from the plant, and from the what? From the fungi. But our topic is not plant, our topic is neither bacteria nor fungi. Our topic is related to the human DNA, and human donor DNA we can get it out. Now I'll tell you one by one. See, this is the human cell. Yes, this is the pancreas. This is pancreas cell. Which cell? Pancreas? Beta cells. You know what is significance of beta cell? Pancreas have a three type of a cell called islets of Langerhans cell, in which alpha, beta and delta cells are present. Beta cell is those cell which produces human insulin. That's why we are using beta cell. And this is our long DNA molecule. Yes, we are only going for the first step. Okay, हम सिर्फ first step कर रहे हैं. So now how you can do the first step? Simply you need a human cell, that is pancreas beta cell, and this beta cell, human cell are not containing cell wall. That we know that because it's a eukaryotic cell. But no doubt every eukaryotic cells are not having cell wall. Who says like that? Plant cells are eukaryotic even though they possess cell wall. But human cells are not containing cell wall. Human cell के अंदर cell wall नहीं होती. तो हम इसे क्या करेंगे? Basically हम इसे cell separation और ultra centrifugation. Either we will use a cell separation or either we will use a ultra centrifugation. Out of both these things, one we will use, and with the help of this, mitochondria from the cell, endoplasmic reticulum from the cell, Golgi apparatus from the cell, cell membrane, cytoplasm, ribosome, lysosome, every organelle will get fully separated, and we will get our DNA. But now the problem is that inside this cell, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, ribosome, mesosome, lysosome, cytoplasm, number of chemical like carbohydrate, protein, lipid, enzyme, everything is present in mixture solution. But we need pure DNA. Our next step is to cut the DNA at a specific location by restriction endonuclease enzyme. अगर restriction endonuclease enzyme specific site पे कट करती है तो कम से कम वो DNA प्योर तो होना चाहिए ना, ठीक है? तो प्योर DNA को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे? We will use chilled ethanol. ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? चिल्ड इथेनॉल. इन द सेंस इथेनॉल आप उसे फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, वो होगा चिल्ड. मैं डायरेक्टली सिर्फ लॉजिकली नहीं बता रहा हूं, मैंने ये किया हुआ है, ठीक है? मैंने मेरे रिसर्च टाइम के ऊपर मैं जब प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था उस टाइम हमने आइसोप्रोपिल अल्कोहल और इथेनॉल ये चिल्ड लिए हुए हैं. नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उसे आप बेसिकली फ्रिज में रख दो, वो चिल्ड हो जाएगा. चिल्ड होने के बाद क्या होता है फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ. जब हम चिल्ड इथेनॉल या तो चिल्ड आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आप इथेनॉल ही कंसिडर कीजिए क्योंकि सीबीएसई में ये दिया हुआ है. तो चिल्ड इथेनॉल जब आप सेल के अंदर डालते हो तो डीएनए बाकी सब ऑर्गेनल से सेपरेट हो जाता है. ये एक कॉटन के जैसे एक लेयर बन जाती है. मान लो कॉटन के ऊपर आपने पानी डाला हो तो कैसे लेयर बन जाएगी, वैसी के वैसे डीएनए की लेयर बन जाएगी और आप उसे स्पेचुला से या तो फोर्सेप्स से बेसिकली ऊपर उठा सकते हो बाय स्पूलिंग टेक्निक. पिकअपिंग टेक्निक इज कॉल्ड स्पूलिंग टेक्निक. तो ये आपका डीएनए अब हमारे पास, मतलब हमारा डीएनए सेपरेट हो गया. इज इट क्लियर? Now DNA is separated. Second step is to cut the
DNA at a specific location by restriction endonuclease enzyme. तो हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं. स्टेप नंबर 2. Cutting DNA at specific location by REN. What does it mean by REN? Restriction endonuclease. अब आप सोचो कि मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब चीजें आपको पहले ही क्यों समझा दी, ताकि जब हम आखिरी में प्रोसीजर का लेक्चर देखें तब आपको ये इजी समझ जाए. ठीक है, तो हम देखते हैं अब ये ऐसे कैसे कट करना है. तो ये देखिए, ये हमारे पास है डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, ये हमारे पास है डीएनए मॉलिक्यूल. अब हमें इसे कट करना है. Is it structure of a nucleotide? Yes. Nitrogen bases, adenine, thymine, guanine, cytosine, then sugar, aldehyde, and then phosphate at the end. So this is the structure of DNA. Now we are interested to cut the DNA. As I told you, if you want to cut the DNA molecule, you have to search first what 6 nitrogen base mirror image, what we call palindrome. ठीक है, तो हमने palindrome sequence सर्च करना है और प्लस उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जब डीएनए को हम कट करेंगे तो कट करने से पहले हमें उस चीज को मार्किंग करनी है. तो मार्किंग कहाँ करेंगे हम, जहां पे कट करना है. तो जस्ट इमेजिन दैट वी हैव टू कट दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो वी विल पुट वन मार्क हियर एंड वन मार्क हियर. ओके, एंड देन बाय यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वी विल मेक कट. सो वंस वी कट लाइक दिस, phosphate molecule from DNA molecule is removed. Phosphate is basically removed, and once phosphate is removed, you can say nucleotide will get converted to nucleoside. जैसे ही हम फॉस्फेट को चारों साइड से रिमूव कर देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का कन्वर्जन डायरेक्टली किस में हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. और हमें क्या चाहिए था, हमें न्यूक्लियोसाइड ही चाहिए था. क्यों? बिकॉज न्यूक्लियोटाइड इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड व्हेन वी विल बी एबल टू कट द न्यूक्लियोटाइड वी विल गेट न्यूक्लियोसाइड. व्हेन वी आर ट्राइंग टू गेट अवर स्पेसिफिक जीन, that time we have to convert nucleotide into nucleoside. Now we have got nucleoside. लेकिन हम अगर एक स्पेसिफिक जीन्स का सेगमेंट चाहते हैं तो हम फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ऐसे कट करेंगे और हमें ये जीन्स मिल गई. ठीक है, तो ये जीन्स मिल गई. तो मान लो हमारे पास ऐसी काफी सारी जीन्स हैं. अगर जीन्स की साइज छोटी होती है तो हम क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसे बड़ा कर देंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया पीसीआर कैसे काम में आती है. और अगर ये जीन्स के सेगमेंट काफी ज्यादा हैं और हमें एक स्पेसिफिक जीन का सीक्वेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी विल बी एलिजिबल टू सेपरेट द स्पेसिफिक बैंड ऑफ अ डीएनए, दैट इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यू कैन से अ स्पेसिफिक जीन ऑफ डीएनए. तो हमें इतने सारे डीएनए के सेगमेंट में से अगर एक स्पेसिफिक पीस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इसे सेपरेट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप हमारी. इससे हमने कहा कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, कटिंग ऑफ वेक्टर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय आरएनए. थर्ड स्टेप, cutting of vector at specific location by RNA. Okay, so I'll show you how basically it is done. So let's start. Just imagine guys,
Just imagine it was our interested gene. It is interested gene. Interested gene. Which interested gene? Insulin gene. This gene we have collected from the human DNA molecule. That's why we will called human insulin gene. It is also called as a interested gene. हम अगर कोई प्रोडक्ट की जीन्स को इंटरेस्टेड जीन कहते हैं तो उसका इंटरेस्टेड जीन का मतलब क्या होता है? हम उस प्रैक्टिकल में, हम इस प्रोजेक्ट में उससे इंटरेस्टेड है, इसके लिए हम उसे कहते हैं इंटरेस्टेड जीन। अगर हम यहाँ पे इंसुलिन की जगह पर अगर केराटिन जीन होती तो हम केराटिन जीन्स को भी इंटरेस्टेड जीन ही कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल करते समय उस जीन्स को हम इंटरेस्टेड जीन या तो डिजायर्ड जीन कहेंगे, और उसका स्पेसिफिक नाम तो है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन जीन। तो अब देखिए, कटिंग ऑफ वेक्टर एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये देखिए, ये हमारा है वेक्टर। वेक्टर मींस प्लाज्मिड। वेक्टर तो एक्चुअली कौन सा भी हो सकता है, लेकिन हमने जो यूज किया हुआ है वो है प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये है प्लाज्मिड, फिलहाल ये है प्लाज्मिड जिसे हम कहेंगे वेक्टर। तो ये वेक्टर हमने कहां से लिया, मैं आपको बताता हूं। See, this is a bacterial cell. This is the DNA of bacteria, and this is the plasmid of bacteria. Now, if you want this plasmid from the bacteria, you have to break the bacterial cell. And how you will break the bacterial cell? As I told you, you have to treat this bacteria with a lysozyme enzyme. And once you treat this bacteria with a lysozyme enzyme, you can directly get this plasmid outside. और अब हमें प्लाज्मिड मिल गया, तो हम क्या करेंगे? We will cut the plasmid with the help of a restriction endonuclease enzyme. We will use the same restriction endonuclease enzyme which we use for cutting our interested gene. तो हमने देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. We will target the 2 point where we can make a cut in the plasmid. So we have selected this region and we have selected this region. So we will cut like this. And once we got cut, we have got this blank space here. And the portion which we have cutted from plasmid has no use, okay, because we are interested to transfer these genes into plasmid. Okay, so now let's start. We are carrying these genes, this one blue colored genes, as I've shown you by the marker, that's called insulin gene, and we will place here. Okay, actually we have got interested gene, we have got vector. We got the insulin gene from donor DNA and we got the vector from E. coli bacteria. Now we have cutted this gene, we are transferring these genes up to here. मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था कॉमन एंजाइम यूज इन RDNA टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें मैंने डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम पढ़ाई थी। डीएनए लाइगेज एंजाइम ऐसी एंजाइम होती है जो ग्लू करने का काम करती है, जॉइंट करने का काम करती है। तो ये देखिए, ये ब्लू कलर वाला है इंटरेस्टेड जीन, रेड कलर वाला है प्लाज्मिड। अब हम इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे ग्लू के जरिए। यस, सो वी विल यूज DNA ligase enzyme, and DNA ligase enzyme basically joint these two different part. अभी ये joint हो गया तो ये क्या बन गया? R मतलब रिकॉम्बिनेंट, और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्रांसफर दिस रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट सेल। हम इस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। मैं आपको बताता हूं। फोर्थ स्टेप, इंसर्शन of recombinant into host cell. So now we have got insertion of recombinant into host cell. Fourth step, this is our E. coli bacteria. It's not only E. coli bacteria, it is our host of insulin production. ठीक है, ये हमारा होस्ट है जिसमें हम इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है E. coli बैक्टीरिया का खुद का पर्सनल डीएनए और ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है,
तो हम रिकॉम्बिनेंट को भी ट्रांसफर करेंगे। नाउ इफ यू कुड रिमेंबर, मैंने आपको इन 6-7 दिन में एक टॉपिक पढ़ाया था, जीन ट्रांसफर। ठीक है, तो जीन ट्रांसफर में मैंने काफी सारी टेक्निक पढ़ाई थी। आइदर यूज अ जीन गन और जीन गन और बायोलिस्टिक, आइदर यूज अ माइक्रो इंजेक्शन, आइदर यूज अ ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर यूज अ ट्रांसडक्शन और आइदर यूज अ ट्रांसफेक्शन। तो अगर आप एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करते हो तो क्या करते हो, उसे ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट है, तो हम माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, या तो ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसडक्शन करके कोई भी टेक्निक कर सकते हैं। तो मान लो हमने ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद ये कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। यस, इट विल लुक लाइक दिस। Here we goes recombinant. Is it recombinant? Yes, it is a recombinant for, it is recombinant for insulin, it is recombinant for insulin production. ठीक है, ये हो गई 4th स्टेप। अब हम क्या करें, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। सो वी विल मूव टुवर्ड्स द 5th नंबर स्टेप। Yes, we will move towards 5th number step. That will be what? Culturing and obtaining foreign gene product. अभी आप देखिए, कल्चरिंग करना मतलब इस बैक्टीरिया को ग्रो करना, इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके उसे मल्टीप्लाई होने देना, ऐसे हम कहते हैं कल्चरिंग। मैं आपको बता दूं कैसे कल्चरिंग करते हैं। एंड ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन मतलब ये बैक्टीरिया का डीएनए, इस बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को छोड़ के हर डीएनए को हम कहेंगे फॉरेन जीन। तो ये प्लाज्मिड, ये इंट्रास्टेट जीन मतलब ये रिकॉम्बिनेंट, ये तो फॉरेन जीन है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉरेन जीन का प्रोडक्ट करना है। See simply what is this you can say step. It is a culturing and obtaining foreign gene product. Culturing means we have to allow the bacteria to multiply in number. That will be called culturing. अब हम ये यहाँ वाला पोर्शन ये रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली वेक्टर को इंट्रास्टेट जीन वेक्टर मतलब रिकॉम्बिनेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करेंगे, we will take one flask or you can say beaker. Flask is more better because in microbiology we are using flask. We will cover it by the cotton plug. First of all, you have to put the nutrient into this flask. Like tissue culture में हम कैसे न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, वैसे ही हम फ्लास्क में पहले बैक्टीरिया के अंदर पहले न्यूट्रिएंट ऐड कर लेंगे। Then we will transfer this bacteria into this flask. Which bacteria? E. coli bacteria. Then we will put a cotton plug. So after around 24 hours, we will get 10 raised to 6 bacteria. Yes, you can say in a per day consider करो आप। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे, अभी ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए और ये हमारा इंट्रास्टेड जीन प्लस वेक्टर मतलब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट। तो ये एक बैक्टीरिया मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, एक में से दो होंगे। ये बैक्टीरिया ऐसे होंगे, 1 they will turn into 2 by binary fission, 2 will turn into 4 again binary fission, 4 will turn into 8 and 8 will turn into 16, 16 will turn into 32, 32 will turn into 64। लाइकवाइज ये बैक्टीरिया बढ़ते कितने हो जाएंगे, 24 आवर्स में नियर अबाउट 10⁻⁶ मतलब 10 लाख बैक्टीरिया बन जाएंगे। अगर बैक्टीरिया 10 लाख बन गए तो हमारे जीन्स कितने हो जाएंगे, जीन्स भी 10 लाख हो जाएंगे। मैंने आपको ये प्लाज्मिड में पढ़ाया था। तो अगर बैक्टीरिया 10 लाख हो जाते हैं तो जीन्स भी 10 लाख हो जाएंगे। अभी जीन्स अगर 10 लाख हो जाते हैं तो समझ लो 10 लाख गुना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, ह्यूमन इंसुलिन मिलेगा। लेकिन लोग तो करोड़ों की क्वांटिटी में है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड में नहीं रहेंगे, हम इसके बाद वाली स्टेप करेंगे। क्या करेंगे उसके बाद वाली, we will go for large scale production. Yes, we will go for
large scale प्रोडक्शन। यस, अब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे करेंगे? देखो, ये एक फ्लास्क में 10 लाख बैक्टीरिया हैं। ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया, ये सभी के सभी बैक्टीरिया हम एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बायोरिएक्टर। जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बायोरिएक्टर, जिसका नाम फर्मेंटर भी होता है। और फर्मेंटर के काफी सारे एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, जो है वो है स्टरर्ड टैंक बायोरिएक्टर। अभी इसे बायोरिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। अब आप ये देखिए, ये है हमारा इंसुलिन एक फ्लास्क में, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों तक पहुंच सकता है। इतने भी लोगों को नहीं, क्योंकि इसके अंदर से 10 लाख जीन्स हैं, ठीक है, लेकिन हर जीन्स इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी जितना जनरली मार्केट में मिलता है। मार्केट में अगर आपने देखा होगा कि इंसुलिन की जो बोतल मिलती है, उस बोतल में नियर अबाउट 50 ml मिलता है, ठीक है। वो 50 ml डॉक्टर के फिजिशियन ने जितना कहा होगा, बेसिकली पेशेंट उतना इंसर्ट करता है। तो इतना लिक्विड, इतना इंसुलिन एक फ्लास्क में से इतना नहीं मिलेगा, समझ रहे हो आप? तो उसके लिए हमें पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को अगर ऐसे इंसुलिन प्रोवाइड कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब काफी बड़ी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो वो होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर। नाउ वी नो दैट बियर, रम, विस्की, यू कैन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच टेक्निक? फर्मेंटेशन। सो लास्ट में जब हम ये पूरी आरडीएनए टेक्नोलॉजी कर लेंगे तो फाइनली हम क्या करेंगे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी को फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड इंसुलिन। मैं एक स्टेप बताना आपको भूल गया, क्योंकि वो स्टेप हमारे सीबीएसई में नहीं है। आरएनडी। आरएनडी का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब हम इंसुलिन प्रोडक्शन एक फ्लास्क में कर लेंगे तो ऐसे हम कहेंगे स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। स्मॉल स्केल में जब प्रोडक्शन हो जाएगा तब हम उस इंसुलिन को ट्राई करके देखेंगे। कैसे ट्राई करके देखेंगे? एक मंकी को हम बेसिकली शुगर प्रोवाइड करते हैं। जब मंकी की शुगर बेसिकली इंक्रीज होती है तो हम वो शुगर जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, इंसुलिन हार्मोन, वो मंकी के ऊपर ट्राई करेंगे। अगर मंकी के अंदर की शुगर जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो नॉर्मल होती है तो मंकी और ह्यूमन बीइंग के जीन्स नियर अबाउट एक जैसे हैं, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपने इंसुलिन जीन्स बना ली, आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके लाखों करोड़ों लीटर इंसुलिन बना ली, अब आपने मार्केट में ये बेच भी दिया। फिर अगर आपने टेस्टिंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और टेस्ट अगर नेगेटिव आई तो, ठीक है, अगर ये इंसुलिन काम नहीं करता हुआ तो इतना तो ये सब वेस्ट हुआ ना, ठीक है। तो ये वेस्ट ना होना चाहिए, सिर्फ बेस्ट ही रहना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम फ्लास्क में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उस वक्त हमें प्रोडक्शन करने के बाद उसकी टेस्टिंग करनी है। अगर ये टेस्टिंग के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो ही हम मार्केट में यूज करेंगे। जैसे आपको पता है, जैसे अभी कोई भी नई वैक्सीन आती है तो वैक्सीन अगर 1-2 लोगों के ऊपर नहीं, 100-200 लोगों के ऊपर ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद डायरेक्टली वो नहीं आती है मार्केट में, पहले उससे अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट के थ्रू कि ये चीज ऐसी है, ऐसे काम करेगी, उसके बाद ही वो चीज काम कर सकती है, ठीक है। सो ये था आरडीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द इंसुलिन प्रोडक्शन। हमने क्या क्या स्टेप देखे? हमने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने डीएनए को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हमने एक स्पेसिफिक जीन्स को साइज बड़ी की बाय पीसीआर, सेपरेट किया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर हमने वेक्टर को कट किया सेम बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर हमने इंट्रास्टेट जीन को वेक्टर के अंदर ट्रांसफर किया, फिर ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट को हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया और ये होस्ट सेल जो है उसका हमने पहले फ्लास्क में ग्रो किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब हमने इसकी टेस्टिंग की, पॉजिटिव आई तो हमने उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया बाय यूजिंग स्टरर टैंक, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। हाउ वी अंडरगो द स्टेप्स? First we enter into that is called isolation of DNA, means from donor DNA, and we selected donor DNA, that is human of course, because we are interested to produce human insulin. We select beta cells of pancreas and we remove DNA. After removing DNA, we cut the DNA by restriction endonuclease at a specific location or specific site.
and after cutting we increase the size of DNA, size of gene. If we need a large one by PCR, then we basically separate the segment of DNA by the electrophoresis. Then we cut the vector plasmid from bacterial cell at a same location, and by same enzyme restriction endonuclease, which we use for the cutting intrastate gene. Then we transfer intrastate gene into the vector. It becomes a recombinant. As I told you, intrastate gene plus vector is equal to recombinant. This recombinant we have inserted into the bacterial host for the rDNA technology for the production. Then we allow the bacteria to multiply in number, that's called culturing, and we obtain the foreign product, gene product. And then we tested this gene product with the help of research and development. When they give the OK signal that insulin is working perfectly, after following all the standard criteria, you can call SOP, standard operating procedure. After following standard operating procedure, we have to go for large scale production, so that you can transfer, you can make a multiple production of insulin, so that every patient, those who are diabetic, they can get sufficient amount of insulin. So that was rDNA technology by myself. Thank you so much for attending this huge lecture about you can say step by step rDNA technology. Thank you so much.